नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी अहम अपडेट। सिंह धामी ने दिए नए जिले बनाने के संकेत। बीजेपी ने संगठन के लिहाज से अब बना दिए हैं 19 जिले। सरकार भी जल्द नए जिले बनाने पर ले सकती है बड़ा फैसला। तो देखिए आज की महत्वपूर्ण खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी ने संगठन के लिहाज से अब 19 जिले नए बना दिए, जहां सरकार भी जल्द नए जिले बनाने पर फैसला ले सकती है। तो उत्तराखंड से जुड़ी ये आज की सबसे अहम और खास खबर, जहां अब नए जिले उत्तराखंड के साथ जुड़ सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इसके संकेत दिए हैं कि नए जिले बनेंगे, आने वाले समय में मिल जाएंगे आधिकारिक तौर पर। बीजेपी ने संगठन के लिहाज से 19 जिले बना दिए हैं। अब ऐसे में सरकार भी जल्द नए जिले बनाने का फैसला ले सकती है और इसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। तो देखिए आने वाले समय में उत्तराखंड के जिले बढ़ सकते हैं, नए जिले बन सकते हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं बड़े संकेत सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिए हैं, जहां बीजेपी ने संगठन के लिहाज से अब 19 जिले बना दिए हैं। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, क्या कुछ जानकारी? देखिए संकेत कहीं ना कहीं मिल रहे हैं नए जिले बनने के, क्या ऐसा हो सकता है आधिकारिक तौर पर भी? हालांकि अभी संगठन के लिहाज से बने हैं। जी देखिए, पूर्व में ही उत्तराखंड में नए जिले बनाने की मांग उठती रही है, जिसमें कोटद्वार, रामनगर, रुड़की, ये वो क्षेत्र हैं। जैसे कोटद्वार की मैं बात करूं तो पौड़ी जिले का हिस्सा है, रामनगर की बात करूं तो नैनीताल जिले का हिस्सा है, मैं रुड़की की बात करूं तो ये हरिद्वार जिले का हिस्सा है। इसी प्रकार से 4 से 5 अलग छोटे जिले बनाने की मांग उठती रही है। दरअसल उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर इस आशय से बना कि उत्तर प्रदेश की जब बात होती थी तो उत्तराखंड बहुत पीछे रह जाता था। इसके जो दूरस्थ इलाके हैं, जैसे चमोली है या पिथौरागढ़ है या रुद्रप्रयाग है या बागेश्वर है या चंपावत है, हालांकि चंपावत जिला बाद में बना, उत्तर प्रदेश शासन काल में काफी बाद में बना, लेकिन इन जिलों में और क्या व्यवस्थाएं सुविधाएं हो ताकि दूरस्थ छोटे जिलों में जहां डीएम बैठे, कप्तान बैठे, सीडीओ बैठे, सीओ, एसडीएम, एडीएम बैठे, लोगों का काम स्ट्रीमलाइन हो, इसलिए कभी परिकल्पना की गई थी। आज मुख्यमंत्री ने एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए इसके संकेत दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सभी संभावनाओं पर बातचीत करेंगे, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, उनसे बातचीत करेंगे, अफसरों से राय लेंगे कि उस जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या जरूरत है, वहां हमें क्या नई चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी, इसमें खर्च क्या होगा, क्योंकि सरकार के सामने खर्च भी एक इशू है। तो एक ये बड़ी बात कही है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि नए जिले जैसे संगठन के लिहाज से बढ़ाए गए हैं, इसी प्रकार से वर्किंग जिले, यानी ये तो संगठन पार्टी के कामकाज के आधार पर बढ़े कि भाई रुड़की जिले का अध्यक्ष कौन होगा या रामनगर जिले का अध्यक्ष कौन होगा, इसी प्रकार से जो संगठन के जिले बढ़े, ये वर्किंग जिलों के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के रूप में भी यदि ये बढ़ रहे हैं तो इनकी संभावनाओं पर सरकार विचार करने जा रही है। और ये आज की बड़ी खबर है जो न्यूज वन इंडिया दर्शकों को सबसे पहले दे रहा। बिल्कुल। और सुदीप देखिए, जैसे जैसे नए जिलों का विस्तार होगा, कहीं ना कहीं इसका लाभ जो है लोगों को भी मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। देहरादून से अगली अहम अपडेट, जहां यूकेएसएससी पेपर लीक केस में 30वीं गिरफ्तारी। एसटीएफ ने फिरोज हैदर को गोवा से अरेस्ट किया है। फिरोज हैदर लखनऊ से हल्द्वानी लाता था पेपर। नकल माफिया केंद्रपाल से संपर्क में था फिरोज हैदर। लखनऊ का रहने वाला है फिरोज हैदर। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक केस, जहां उत्तराखंड एसटीएफ को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। उत्तराखंड एसटीएफ ने पेपर लीक केस में 30वीं गिरफ्तारी की है। 30वें आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम है फिरोज हैदर, जो उत्तर प्रदेश के नकल माफिया गिरोह से जुड़ा हुआ था। उत्तराखंड एसटीएफ के मुताबिक फिरोज हैदर वो व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ लखनऊ से हल्द्वानी तक यूकेएसएससी का पेपर लेकर आया था। हल्द्वानी में फिरोज हैदर ने ये पेपर शशिकांत को दिया था। उत्तराखंड एसटीएफ की पूछताछ में सामने आया कि फिरोज हैदर का यूपी के नकल माफिया केंद्रपाल के पास धामपुर में आना जाना था। उत्तराखंड एसटीएफ की जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई है कि फिरोज हैदर काफी समय से केंद्रपाल के संपर्क में भी था। तो देखिए किस तरीके से लगातार एसटीएफ को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और चलिए सीधा रुख हमारे विशेष संवाददाता सुदीप का
सुदीप देखिए 30वीं गिरफ्तारी भी हुई है और किस तरीके से कनेक्शन जो निकलकर सामने आ रहा है वो अपने आप में हैरान करने वाला है कि किस तरीके से ये जो गिरोह है पूरा काम करता था। पूरी प्लानिंग प्रोसीजर उनका अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे जैसे जैसे गिरफ्तारियां हो रही हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए मुख्यमंत्री के निर्देशों पर यह मुकदमा दर्ज हुआ था यूकेएसएससी पेपर लीक की शिकायत पर और आज करीब 40 दिन हो रहे हैं मुकदमा दर्ज होते हुए, जांच होते हुए। अब तक 30वीं गिरफ्तारी हो गई, तो ये साफ समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों का कितनी सख्ती से पालन हो रहा है। हाकम सिंह चौहान जैसा माफिया जो हर परीक्षा में इन्वॉल्व रहता था, पेपर से लेकर अभ्यर्थी से लेकर, इसका एक पैरेलल प्राइवेट नेटवर्क था, कहां से पेपर आना है, किसे लीक कराना है, किसे सॉल्वर में लगाना है, अभ्यर्थी कौन लेके आएगा, ये पूरा एक जो रैकेट था इसको एसटीएफ ब्रेक कर रही है। और अब एसटीएफ गोवा तक पहुंची है और गोवा में ये अहम व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। ये भी लखनऊ का रहने वाला था। पेपर लीक कराने में इसका और लोगों तक पहुंचाने में, पैसे लेने में बड़ा इन्वॉल्वमेंट है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि अभी मामले में जांच जारी है और अब कुमाऊं और उत्तरकाशी में कुछ और लोगों से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं जिस पर आगे काम कर रही है एसटीएफ। देखिए जो संदिग्ध है उनका नाम लेना इसलिए ठीक नहीं होगा क्योंकि कहीं सरकारी कामकाज या जांच में बाधा ना बने, पर हम संकेत ये जरूर दे रहे हैं कि रामनगर के आसपास और उत्तरकाशी जिले में भी कुछ अरेस्टिंग हो सकती हैं। बिल्कुल देखिए लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं और आगे भी कितनी गिरफ्तारियां होती हैं ये देखने वाली बात होगी। ठीक है संदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। यूकेएसएससी पेपर लीक केस में सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों का असर दिखने के साथ साथ योग्य मेहनती युवाओं को किसी भी कीमत पर परेशानी नहीं होने देने का साफ संदेश सामने आया है। राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान के नेतृत्व में युवा अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर अपना दर्द रखा है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मेहनती अभ्यर्थियों के लिए सरकार रास्ता निकालने जा रही है। तो देखिए साफ तौर से ये संदेश है कि मेहनती छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हो और मेहनती छात्रों का जो फ्यूचर है वो किसी भी तरीके से खराब नहीं होगा। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद पहली बार ऐसा होगा कि किसी बड़े संगठित अपराध और युवाओं के साथ हो रहे बड़े धोखे के खिलाफ सीधा मुख्यमंत्री ने एक्शन लेते हुए बड़ा फैसला लिया। यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में करीब 40 दिन की जांच में 30 अपराधियों की अरेस्टिंग हो चुकी है। इसमें नकल माफिया केंद्रपाल और एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेहद करीबी हाकम सिंह और इसके नेटवर्क को एसटीएफ ने तोड़ कर रख दिया। उत्तराखंड एसटीएफ ने गोवा तक सफर तय करते हुए आरोपियों को धर दबोचा। यही नहीं, पुष्कर धामी सरकार ने पूर्व में हुई परीक्षाओं में जिनकी भर्ती हो चुकी है जैसे वन और पुलिस भर्ती की भी जाँच के आदेश दिए हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने ऐसे अभ्यर्थियों को भी भरोसा दिलाया है जो कई साल की मेहनत के बाद परीक्षा में पास हुए हैं। सीएम धामी ने कहा कि किसी भी कीमत पर युवाओं की मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। मुख्यमंत्री से युवाओं की मुलाकात कराने वाले राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान भी सीएम पुष्कर धामी की इस पहल का दिल खोलकर सराहना कर रहे हैं। देखिए हमारी जो न्याय प्रणाली है या न्याय का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि 100 गुनहगार छूट जाएं लेकिन एक निर्दोष को सजा नहीं होने दी जाएगी। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जमाने के सामने समय से हिंदुस्तान न्याय व्यवस्था के लिए पंच परमेश्वर की यहाँ व्यवस्था रहती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से नौजवानों ने और हमने मिलकर यही उनको निवेदन किया है कि आप जो मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से मेरिट पे चयनित होके आए हैं, आप उनको ज्वाइनिंग दीजिए, उनसे शपथ पत्र लीजिए। शपथ पत्र में इतना उल्लेख करवाइए कि अगर किसी पर भी बाल बराबर भी खरोंच आएगी तो उनको टर्मिनेशन करेंगे, भविष्य में आवेदन करने से उत्तराखंड में वंचित कर देंगे। मुख्यमंत्री जी आश्वस्त हुए, वहाँ चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री जी ने यही कहा कि अभी हम परीक्षण करा रहे हैं, निश्चित रूप में न्याय सबके साथ होगा और जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको ज्वाइनिंग देने पर विचार जरूर करेगी सरकार और उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये एक बड़ा गोरख धंधा है जिसकी सफाई करते हुए सरकार एक बड़ी कार्रवाई कर रही है। एक बड़ा संदेश माफियाओं में देना शुरू हो गया है। योग्य युवाओं की अनदेखी नहीं होगी। हमने कहा है कि भ्रष्टाचार पर हम कतई भी कोई समझौता नहीं करने वाले हैं। इस अपराध को पूरी तरह से इसको खोलना, इसको लोगों को, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल के अंदर डालना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। इस प्रकार का आपराधिक काम है ये भविष्य में न हो,
इसलिए इस पर हम कठोर कार्रवाई, हमने एसटीएफ को कल उनके अधिकारियों को कल बुलाया है, पूरी हमने बड़ी बैठक की है। उस बैठक में ठोस तरीके से हमने कहा है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनकी संपत्तियों की जांच हो, उन पर गुंडा एक्ट और रासुका जैसी जो धाराएं हैं वो लगाई जाएं और भविष्य में जो परीक्षाएं होनी है उसके लिए हम एक रास्ता तलाश रहे हैं कि किसी भी होने वाली परीक्षाओं में विलंब न हो, इसलिए सारे पहलुओं पर ध्यान रखें। हमारा पहला उद्देश्य यह है कि किसी भी तरीके से हमारे परीक्षार्थियों को विलंब न हो, उनके कैरियर पर कोई फर्क न पड़े और भविष्य में उत्तराखंड राज्य से ये पूरे देश के लिए नजीर बने, इसलिए हम इस पर कठोर कार्रवाई करें। जिस नकल माफिया हाकम सिंह के लिए कभी दूरस्थ इलाके में हेलीकॉप्टर भेजा जाता था, ये मुख्यमंत्री धामी की ही धमक है कि वो जेल में अब चक्की पीस रहा है और उसके गुर्गे भी जेल जा रहे हैं। अब इनकी संपत्तियां अटैच होने के साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की भी तैयारी है। यूकेएसएससी पेपर लीक में राज्य गठन के बाद शायद पहली बार इतनी बड़ी और त्वरित कार्रवाई हो रही होगी कि करीब 40 दिन के भीतर 30 लोग अरेस्ट हो चुके हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री ने युवाओं को एक और आश्वासन दिया है कि मेहनती योग्य युवा निराश न हो और सरकार उनकी मेहनत को जाया नहीं होने देगी। देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि पुरानी परीक्षाओं का आखिर क्या परिणाम निकलता है और यूकेएसएससी मामले में तेजी से जांच कर रही एसटीएफ के शिकंजे में अब और कितने बड़े मगरमच्छ आते हैं। कैमरा सहयोगी संदीप के साथ सुदीप, जैन न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और चलिए सीधा सुदीप का रुख कर लेते हैं। सुदीप, देखिए किस तरीके से सीएम धामी खुद आश्वासन दे रहे हैं युवाओं को कि उनका जो भविष्य है वो खतरे में नहीं जाएगा। उनके जो भविष्य है उसको सिक्योर रखने के लिए भी सीएम धामी महत्वपूर्ण कदम उठाएंगे। इसको लेकर अब इस आश्वासन को किस तरीके से जो छात्र हैं कहीं ना कहीं देख रहे हैं, अभ्यर्थी देख रहे हैं? पेपर लीक की शिकायत आई और मुख्यमंत्री ने जांच कराते हुए मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद पूर्व में आ रही जो परीक्षाएं हैं, चाहे वन रक्षक की परीक्षा हो या 2015-16 में हुई दरोगा भर्ती की हो, एक प्रवक्ता भर्ती की भी शिकायत है सरकार के पास। सरकार अब यह भी सुनिश्चित करेगी कि उस परीक्षा में वास्तव में जिन्होंने मेहनत से अपने दम पर और पढ़ाई करते हुए परीक्षा पास की, उनका नुकसान ना होने पाए। पूरी परीक्षा को कैंसिल करके नया कराना, कहीं ना कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि जो वास्तव में मेहनती छात्र हैं, जिन्होंने अपने माता पिता की कमाई को खर्च करते हुए बड़ी मेहनत से पढ़ाई की, उनका नुकसान ना होने दिया जाए। चूंकि राज्य आंदोलनकारी कल रविंद्र जुगरान मिले थे मुख्यमंत्री से अभ्यर्थियों के साथ, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि जो मेहनती युवा हैं वो कतई परेशान ना हो, सरकार उनके साथ नाजायज नहीं होने देगी, उनके साथ कतई भी ऐसी कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी जिससे वो नौकरी से वंचित हो या उनका भविष्य खराब हो। सरकार सिर्फ इस नेक्सस को, इस कॉकस को तोड़ना चाहती है जो माफिया के साथ मिलकर गलत तरीके से पेपर लेकर या गलत तरीके से पैसे देकर भर्ती हुए हैं और सरकारी नौकरी का मजा ले रहे हैं, जबकि मेहनती छात्र बाहर हैं और सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए, यह भी बात सही है कि राज्य गठन के बाद शायद पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई होगी। भले ही इसको युवा थोड़ा ये सोच के परेशान हो कि सबके साथ नुकसान हो रहा है, तो मुख्यमंत्री ने एक बार फिर साफ किया है कि जो मेहनती कर्मठ युवा हैं, जिन्होंने मेहनत से अपने दम पर परीक्षा पास की है, उनका कोई नुकसान नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो देखिए, सीएम धामी के आश्वासन पर भरोसा रखने की जरूरत है अभ्यर्थियों को। चलिए, बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम अपडेट के लिए। और बढ़ते आगे, उत्तराखंड में आईएएस पीसीएस अधिकारियों के विभागों में फेरबदल। जहां 13 आईएएस और 8 पीसीएस अफसरों के विभागों में फेरबदल किया गया है। बंशीधर तिवारी बने हैं उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक। तो अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से राजस्व विभाग हटाया गया है। सचिव शैलेश बगौली से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हटाया गया है। तो वहीं बीवीआरसी पुरुषोत्तम को दी गई कृषि एवं किसान कल्याण की जिम्मेदारी। सचिन कुर्वे से खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग हटाया गया है। आईएएस सचिन कुर्वे को मिली है राजस्व विभाग की जिम्मेदारी। आईएएस ब्रजेश संत को वीसी एमडीडीए के पद से हटाया गया है। और देखिए, उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है और उसके ये अहम पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं। जहां बंशीधर तिवारी बने हैं उत्तराखंड के नए सूचना महानिदेशक। इसी के साथ अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन से राजस्व विभाग हटा लिया गया है। तो वहीं सचिव शैलेश बगौली से कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हटाया गया है। बीवीआरसी पुरुषोत्तम को दी गई है कृषि एवं किसान कल्याण की ये बड़ी जिम्मेदारी। तो वहीं सचिन कुर्वे से खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग हटाया गया है। आईएएस सचिन कुर्वे को राजस्व विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। आईएएस ब्रजेश संत को वीसी एमडीडीए के पद से हटा दिया गया है।
तो वहीं ब्रजेश संत को खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। रुड़की में पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद पुलिस की टीम ने गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में एक मकान पर छापेमारी की। इस मकान में विवेक कुमार नाम का एक युवक किराए पर रहता था। पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर उसके कमरे की तलाशी ली। इस दौरान पुलिस को 350 नशे के इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस आरोपी युवक को अपने साथ पंजाब ले गई। आरोपी विवेक कुमार नशे के इंजेक्शन के कारोबार से जुड़ा हुआ था। वो नशे के इंजेक्शन से की सप्लाई करने का काम करता था। युवक मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला है। पास 3 आदमी पकड़े थे हमने, जिसमें 200 इंजेक्शन पकड़ा था उनके पास से पंजाब में। और थाना मंडी गोविंदगढ़ हमारा डिस्ट्रिक्ट फतेहगढ़ साहब का थाना है, वहाँ हमने केस रजिस्टर किया था। ये वो इंजेक्शन जो रुड़की में से लेकर गए थे, और रुड़की में हमने एक विवेक नाम का आदमी है, उसको पकड़ा है आज, जिसने उनको पहले इंजेक्शन सप्लाई किए थे। और वो इंजेक्शन अब इनसे दोबारा फिर 350 इंजेक्शन इसके घर में से भी पकड़ा गया। इस तरह के नशीले इंजेक्शन? जी जी, नशीले इंजेक्शन। कोई और इंजेक्शन और मेडिसिन? नहीं, इंजेक्शन ही है। देहरादून पुलिस ने स्विगी और जोमेटो डिलीवरी की आड़ में स्मैक तस्करी करने वाले 3 युवकों को दबोचा है। 2 आरोपियों के खिलाफ पहले ही केस दर्ज है। आरोपी यूपी के देवबंद से सस्ते दाम में स्मैक लाकर देहरादून में महंगे दामों में बेचते थे। आरोपियों ने देहरादून पुलिस को चकमा देने के लिए डिलीवरी बॉय बनने की तरकीब खोजी थी। इतना ही नहीं, आरोपियों ने स्मैक बेचकर देहरादून में 25 लाख का एक फ्लैट भी खरीदा है, जिसे पुलिस सील करने जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 के खिलाफ पहले भी मुकदमे दर्ज है। तारीख को एक यूनिक्स जिम क्लेमेंट टाउन में एक मोबाइल फ़ोन आईफोन चोरी हुई थी, नया सिंगल जी का। उसको जब तहकीकात किया गया तो उसमें लगभग 40 वीडियो फुटेज का खंगाला गया। खंगालने पर जो है एक मोटरसाइकिल के टेस्ट आउट करने पर जो है 3 अभियुक्त उसमें पकड़े गए हैं। इन तीनों जो है देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं। और इनसे नंबर जो चोरी का जो हमारा आईफोन था 1.5 लाख का, वो बरामद हुआ है। साथ 3.5 लाख का जो है इनके पास कैश बरामद हुआ है, जो इन्होंने स्मैक बेच करके इन्होंने खरीदा उनके पास से अर्जित हुआ है। उसके साथ इनके पास से जो है 25 लाख का एक प्रॉपर्टी का, एक ज़मीन का भी कागज़ात मिला है, जो कि इन्होंने स्मैक बेच करके खरीद करके जो है अर्जित किया गया एक प्रॉपर्टी का कागज़ मिला है। जिला विधिक प्राधिकरण के तहत राजधानी देहरादून में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसके तहत कंपाउंडरिंग प्रकृति के तमाम मामलों का आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा। इसके लिए अभी से प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिविल जज हर्ष यादव ने बताया कि इससे पहले 13 अगस्त को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई थी, जिसमें 1943 मामलों का निस्तारण किया गया था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जो तमाम मामलों का आपसी सहमति के तहत निराकरण और निस्तारण किया जाता है, इसके लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किया जाता है। और लोक अदालत में जो लोग आपस में बातचीत के आधार पर समझौता करना चाहते हैं, उसके लिए समय नियत किया जाता है और उनको बुलाया जाता है। उन्होंने बताया कि देहरादून में स्थित जितने भी लॉ कॉलेज हैं, उनमें से हर कॉलेज से 10 से 15 स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाया जाएगा और उनको लोक अदालत की कार्यवाही के बारे में जानकारी दी जाएगी। पहला तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो नेशनल लोक अदालत में जो भी मामले हमारे नियत किए जाएंगे, वो अगर पक्षकारों के मध्य आपसी सहमति से निस्तारित होते हैं तो उन मामलों की कोई अपील नहीं होती है, जिससे जनता का काफ़ी समय और धन की बचत होती है। दूसरा, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा पहला प्रोग्राम ये था कि जो हमारे लॉ कॉलेजेस जितने जनपद देहरादून में कार्यरत संस्थित हैं, उन सभी से हम उनके स्टूडेंट्स को आमंत्रित कर रहे हैं। प्रत्येक लॉ कॉलेज से हम 10-15 स्टूडेंट को मंगाएंगे और उनको जो लोक अदालत के वर्किंग की तरीके हैं, उनको किस तरीके से कार्य करती है।
सितारगंज के ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग द्वारा खोदे गए तालाबों में हुई अनियमितताओं की जांच की मांग करते हुए सितारगंज के ग्रामीण क्षेत्रों से आए किसान नवीन मंडी स्थल में एक दिवसीय धरने पर बैठे। किसानों ने उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें कई गांव में मानक से अधिक गहरा तालाब खोदने और खोदी गई मिट्टी की बिक्री की बात कही गई है। किसानों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। निर्णय इसलिए लिया गया है कि एक हमारे उप जिलाधिकारी महोदय एसडीएम साहब ने एक जिलाधिकारी को पत्र लिखा, जिसमें इन्होंने परमिशन मांगी है 6 मई को जिलाधिकारी महोदय से कि हमें यहाँ तालाब खोदने की अनुमति दी जाए, और जिसकी कि रॉयल्टी के बारे में संबंध में भी इन्होंने लिखा है कि हमें जो है रॉयल्टी इसी प्रकार रॉयल्टी प्रत्येक उसमें तालाब को मिलेगी। इन्होंने रॉयल्टी लिखी है कि मैं एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूँ। पिंडारी गाँव में सितारगंज के अंदर 374/2 एक क्षेत्र है, 0.0063 है। उसका जो मात्रा बनती है मिट्टी की 945 घन मीटर है, और रॉयल्टी है उसकी 1,03,900 निर्णय इसलिए लिया गया। हरिद्वार में बढ़ते डेंगू के मरीजों की संख्या को देखते हुए नगर निगम अलर्ट हो गया है। नगर निगम ने 60 वार्डों के लिए 20 मशीन मंगाई हैं, जिससे शहर में इन मशीनों से दवाइयों का छिड़काव किया जाएगा, जिससे डेंगू का मच्छर पनप ही ना पाए। नगर निगम द्वारा शहरवासियों से भी आग्रह किया गया है कि घर में कहीं पर भी पानी को जमा नहीं होने दे, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। 10 दिनों में करीबन 3 केसेस हमारे यहाँ पर आइडेंटिफाई हुए हैं, तो उसी के तहत पूर्व में भी हम लोग करीबन 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर मशीन्स न होने के कारण हम लोग सारे एरिया को नहीं कवर कर पा रहे थे। तो उसी के तहत हम लोगों ने आज बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया था कि मशीनें की जाएंगी, तो हम लोगों ने उसका टेंडर करने के पश्चात आज मशीनें डिलीवर हुई हैं। तो इसको सभी वार्ड, हमारे 60 जो वार्ड्स हैं उनके सभी क्षेत्रों में हम लोग डिप्लॉय करेंगे, और इसमें जो इसको ऑपरेट करेंगे उसको भी। नगर निगम के द्वारा हमारी मांग थी काफ़ी दिन से, और अब नई मशीनें मंगाई गई हैं और अच्छी टेक्नोलॉजी की हैं। फॉगिंग मशीन भी है और स्प्रे मशीन भी है, और जिस हिसाब से मैंने सामने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, उम्मीद है कि शहर में इस बार डेंगू का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। नगर निगम के द्वारा हमारी मांग थी। मसूरी खेल एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा नगर पालिका परिषद मसूरी के सौजन्य से 6वां स्वर्गीय रमेश भारती स्मृति जूनियर फुटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुंसोला और पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल के द्वारा किया गया। 2 साल के कोरोना काल के बाद शुरू हुई फुटबॉल प्रतियोगिता में 15 साल से कम आयु वर्ग में हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के कुल 12 स्कूलों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं, जिसको लेकर खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। ये नगर पालिका ने भिलाड़ू की जो ज़मीन 60-65 बीघा ज़मीन हमने फॉरेस्ट से निकाल करके वन विभाग, उत्तराखंड के वन विभाग को ट्रांसफ़र की थी, और उसमें कुछ कार्य भी हुआ था जो कि राजा नेशनल पार्क की वजह से उसको कई बीच में दखलंदाजी हुई, और आज जो स्टेडियम है वो कहीं पर भी बनने के कगार पे नहीं। बहुत बड़ा दुख हुआ। हम आज भी सरकार से लड़ रहे हैं, 5 साल भाजपा की सरकार रही, हम उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। माननीय स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं स्टेट के, मैंने उनसे आग्रह किया था कि मसूरी में भिलाड़ू जो इससे खेल मैदान है, वो मैदान आपके लिए इन बच्चों को अवसर प्रदान करेगा। तो हम आप लोगों के मार्फत सरकार से भी चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय खेल मंत्री इस पर विशेष ध्यान दें कि मसूरी में एक मैदान है। माननीय मंत्री जो यहाँ के विधायक हैं, वो मंत्री हो गए हैं, वो ये खुशकिस्मती थी कि और तेज़ी से काम होता, लेकिन वो काम तेज़ी की बजाय अभी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। नगर पालिका कप है, और जो कि स्वर्गीय रमेश भारती जी की स्मृति में आयोजित किया जा रहा है, और ये लॉकडाउन के बाद मसूरी में फुटबॉल की पहली प्रतियोगिता है। मसूरी शहर की हिंदी और इंग्लिश मीडियम की 12 टीमें भाग ले रही हैं, और ये अंडर 15 के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म है ताकि बच्चे खेलों के प्रति आगे बढ़ें। और क्योंकि आप देखते हैं युवा आजकल नशे की ओर बढ़ता जा रहा है, हमारा प्रयास है कि बच्चे खेलें। और अब दुर्भाग्य मसूरी के लिए कि इतना बड़ा पहाड़ों की रानी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हरिद्वार में पंचायत चुनाव होने से जुड़ी अब बड़ी खबर आपको बता दें। पंचायती राज विभाग ने जारी की है अधिसूचना, जहां हरिद्वार में पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की गई है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए होगा चुनाव। जिला पंचायत सदस्य पद के लिए चुनाव होना तय है। 6 सितंबर को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन होगा, तो वहीं 9 से 11 सितंबर के बीच नामांकन
पत्रों की जांच होगी। 12 सितंबर को पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की वापसी होगी। 26 सितंबर को वोटिंग, 28 को हो सकती है काउंटिंग। लंबे समय से नहीं हुए थे तृतीय पंचायत चुनाव और ऐसे में देखिए अब इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और तमाम महत्वपूर्ण डिटेल्स, जहां 26 सितंबर को वोटिंग और 28 को काउंटिंग हो सकती है। ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए ये चुनाव होगा, जिसकी तमाम अहम जानकारियां अब दी गई हैं, अधिसूचना जारी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।